नमस्कार दोस्तों, चैप्टर चल रहा है आपका डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में आपको आज मैं स्लेटर्स रूल पढ़ाऊंगा। स्लेटर्स रूल की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी, इसको जानने की जरूरत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में डी ब्लॉक के पिछले लेक्चर में मैंने आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सील्डिंग इफेक्ट इस तरह से बताया था मैंने आपको। दोस्तों, ये फॉर्मूला है जेड एस्ट्रिक्ट जेड माइनस सिग्मा। इसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और दोस्तों, ये आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। और तो दोस्तों, ये है, इसका नाम सील्डिंग कांस्टेंट है। आपको सील्डिंग कांस्टेंट निकालना कैसे है? इस सील्डिंग कांस्टेंट को निकालने के लिए, इसकी वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए स्लेटर्स रूल की जरूरत है। तो स्लेटर्स रूल सील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमिन करेगा। स्लेटर्स रूल सील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमिन करेगा, जिससे जेड एस्ट्रिक्ट की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। मान लो दोस्तों, हम हीलियम लेते हैं, तो हीलियम में क्या होता है? He2 1s2 होता है। यानी कि यहां पर दो प्रोटॉन हैं और दो ये इलेक्ट्रॉन हैं। दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेंगे। ये रिपल्सन फोर्स अप्लाई करके एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेंगे। आप कंसीडर कर लो कि इस इलेक्ट्रॉन पर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना चाहते हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन है, इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन है, अंडर कंसिडरेशन है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन हो गया, तो अकॉर्डिंग टू स्लेटर, मैं खुद लिखूंगा आराम से, अकॉर्डिंग टू स्लेटर, जो इसके लिए सिग्मा की वैल्यू होगी वो 0.3 होगी। दोस्तों, आप पता है जेड एस्ट्रिक्ट जेड माइनस सिग्मा, तो जेड की वैल्यू 2 है, 2 प्रोटॉन्स हैं, सिग्मा की वैल्यू 0.3 है, तो 1.7 ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा। इसका मतलब है दोस्तों, ये जो अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, ये 1.7 इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, 1.7 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा। ये 1.7 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा। बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी है, बट ये बिल्कुल सच है कि हाँ, ये 1.7 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स ये इलेक्ट्रॉन फील करेगा। यानी कि जो 0.3 प्रोटॉन्स हैं, उनका अट्रैक्शन फोर्स इस रिपल्सन में चला जाएगा। 0.3 प्रोटॉन्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो इस रिपल्सन को कंपनसेट करने में, इसके अगेंस्ट वर्क करने में खत्म हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं, जो प्रोटॉन्स रियल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं, बट ये अट्रैक्शन फोर्स सभी प्रोटॉन्स का फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये मदर है, मदर के पास ये 2 प्रोटॉन्स हैं, इससे ये इन दोनों को अट्रैक्ट कर सकती है, इनकी देखभाल कर सकती है, इनकी केयर कर सकती है। बट रिपल्सन की वजह से इसकी कुछ प्रोटॉन्स यहां इस रिपल्सन में बेकार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। यानी कि ये जो मदर है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को केवल 1.7 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स दे पाएगी। इसका मतलब ये डिप्रेस हो गई, ये मदर जो है, इसका डिप्रेशन हो गया। और डिप्रेशन कितने से हुआ? 0.3 से हुआ। ये दोस्तों, स्लेटर रूल को मैंने आपको हल्का सा इसको
एक तरह से फ्लैश करने की कोशिश करी है, आपके सामने रखने की कोशिश करी है। हालांकि जो कंप्लीट स्लेटर रूल है अब मैं लिखूंगा, आपके सामने लिखूंगा। तो स्लेटर रूल जो है, रूल 1 क्या कहता है, मेजॉरिटी में रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 ये कहता है कि NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स जो है, NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स जो है, उनके लिए स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू कैसे देखेंगे? यहां पर इलेक्ट्रॉन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टू सिग्मा में हर इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूशन देगा, यानी शील्डिंग कांस्टेंट में कितना कंट्रीब्यूशन देगा। सबसे पहले 1s की बात करी जाए तो ये तो 0.3 देगा, लेकिन ये जो सारी चीज है ये केवल वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर हीलियम, किसी और पर ये नहीं लगता है। ये जो वैल्यू है, ये जो रूल है, ये वाला पॉइंट, ये बहुत कम टीचर्स और बुक जानते हैं। आगे चलिए, आगे हम चलते हैं। NS NP अगर हम इसे देखें तो ये 0.35 n-1 पर चले अगर तो 0.85 होगा, और n-2 एंड लोअर अगर इसके नीचे कहीं भी चले जाएंगे तो 1 यूनिट होगी। ये 0.85 है। मेरे दोस्तों ये NS NP इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। फिर दोबारा से देखिए, जो रूल 1 है ये NS NP इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टू सिग्मा, हर एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा में कितना कंट्रीब्यूशन देगा उसे बता रहा है। 1s केवल हीलियम के लिए वैलिड है, किसी और के लिए वैलिड नहीं है। NS और NP 0.35 है, n-1 0.85 है, n-2 पर चलेंगे तो 1 हो जाता है। दोस्तों हम रूल नंबर 2 को भी देख लेते हैं, रूल नंबर 2 को भी देख लेते हैं। क्योंकि ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं कुछ ऐसी रेंज में लिखूंगा कि आपको दिखाई जरूर दे। रूल नंबर 2 पर चलिए। ये ND एंड NF इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, ये ND NF इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का टाइप और यहां पर कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टू सिग्मा। फिर यहां पर चलेंगे आप तो यहां पर क्या है, यहां पर ND एंड NF इसके लिए 0.35 है। फिर आगे लोअर देन ND एंड NF ये 1 होगा, लोअर देन ND एंड NF ये 1 होगा। तो मेरे दोस्तों फिर आप अच्छी तरह समझिए। देखिए और भी रूल्स हैं, लेकिन बेसिकली आपको इस 2 टेबल को ही देख करके चलना है। देखो दोस्तों ये कंपैरेटिवली डिफ्यूज्ड नहीं है, NS NP अनडिफ्यूज्ड होते हैं, ये ऑर्बिटल्स डिफ्यूज्ड नहीं होते हैं। इसीलिए इनके लिए स्लेटर ने अलग से रूल डिसाइड किए, और ये NF और ND ये कुछ डिफ्यूज्ड है, कुछ फुली डिफ्यूज्ड है, मैं केवल डिफ्यूज्ड लिख देता हूं। इसीलिए स्लेटर ने इनके लिए अलग सेट ऑफ रूल्स का अरेंजमेंट किया। मैं फिर आपको बताऊंगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह से समझाया था, बहुत अच्छी तरह समझाया था कि S और P कंपैरेटिवली न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं। S और P का जो साइज है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है। ये डिफ्यूज्ड नहीं होते, डिफ्यूज्ड नहीं होते, बिखरे से नहीं होते हैं। D और F इनका साइज भी कंपैरेटिवली बड़ा होता है।
ये बिखरे बिखरे से होते हैं। NS NP की शील्डिंग पावर ज्यादा होती है D और F की शील्डिंग पावर से, इसीलिए स्लेटर ने NS और NP के लिए कुछ अलग रूल्स का अरेंजमेंट किया, ND और NF के लिए कुछ अलग रूल्स का अरेंजमेंट किया। दोस्तों अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा, उन एग्जाम्पल्स के बाद आपको थोड़ा सा बात और समझ में आएगी। दोस्तों पहले मैं NS NP का एग्जाम्पल बताऊंगा, इसीलिए मैं इसे रद्द कर रहा हूं, इसीलिए मैं इसे हटा रहा हूं। दोस्तों लिथियम पर चलते हैं। लिथियम 3 1s2 2s1, हम ऐसी बात करते हैं। अब देखो दोस्तों, यहां पर 3 प्रोटॉन है, यहां पर ये 1s2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक दूसरे पर रिपल्सन जरूर लगाएंगे। फिर दोस्तों यहां पर देखिए ये 2s है, 2s, ये इस पर भी रिपल्सन जरूर लगाएगा और इस पर भी रिपल्सन जरूर लगाएगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं होगा। अब ये वाला हमारे पास इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन है, इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन है, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन है। दोस्तों अगर सेकेंड सेल को हम nth सेल मान लेते हैं तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट सेल है ये वाला, ये n-1 सेल हो जाएगा, यानी कि अगर ये वाला सेल ये nth सेल है तो जो ये वाला सेल होगा दोस्तों ये n-1 सेल हो जाएगा। तो दोस्तों जिस इलेक्ट्रॉन को हम अंडर कंसिडरेशन लेते हैं उसका कभी भी सिग्मा में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो रूल नंबर 3 लिख लो दोस्तों, रूल नंबर 3, इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन, इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन contributes nothing, contributes nothing to sigma। अब ये इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन है तो ये कंट्रीब्यूट्स नथिंग टू सिग्मा हो जाएगा, कंट्रीब्यूट्स नथिंग टू सिग्मा हो जाएगा, ये सिग्मा में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, किसी भी सूरत में सिग्मा में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो n-1 के लिए, n-1 के लिए जो रूल है वो 0.85 का है, तो 0.85 का कंट्रीब्यूशन इसका और 0.85 का कंट्रीब्यूशन इसका, यानी कि यहां पर जो कंट्रीब्यूशन आएगा ये दोस्तों 2 × 0.85 का आ जाएगा, तो ये 1.7 का हो जाएगा। अब जरा देखिए सिग्मा की वैल्यू क्या, 1 इलेक्ट्रॉन 0.85, तो 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे 1.7, जेड एस्ट्रिक्ट जेड माइनस सिग्मा, तो जेड की वैल्यू 3 है और माइनस सिग्मा 1.7 है, तो ये दोस्तों 1.3 हो जाएगी, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये केवल 1.3 प्रोटॉन्स के अट्रैक्शन को फील करेगा। इस रिपल्सन में 1.7 प्रोटॉन्स वेस्ट चले जाएंगे, इस रिपल्सन में
1.7 प्रोटॉन्स वेस्ट चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन केवल 1.3 प्रोटॉन्स के अट्रैक्शन को फील करेगा। यानी जो मदर है, मदर का मतलब न्यूक्लियस का 1.7 प्रोटॉन इनके झगड़े में खत्म हो गया और केवल 1.3 का अट्रैक्शन इसे दे पाई। इसको इनके झगड़े में खत्म हो रहा है, झगड़े में, यहां भी रिपल्सन है, इस झगड़े में खत्म हो रहा है, झगड़े में खत्म हो रहा है, झगड़े में। तो ये वेस्ट इन रिपल्सन और ये जो है अट्रैक्शन फेल्ट बाय 2s इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन्स के अट्रैक्शन को फील कर पा रहा है। ये तो बेकार हो गया 1.7 कहां पर, तो रिपल्सन को के अगेंस्ट काम करने में रिपल्सन में खत्म हो गया। दोस्तों यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करूं, मैं पूरे को रब करके थोड़ा सा और चेंज करता हूं और मैं दोस्तों अब यहां पर बेरिलियम लेता हूं, थोड़ा सा आपको चीजें और क्लियर होंगी। यहां पर मैं दोस्तों बेरिलियम लेता हूं। बेरिलियम देखते हैं क्या करता है। बेरिलियम 4 है, 1s2 2s2। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर 4 प्रोटॉन्स हैं। ये दोस्तों 1s है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है। ये दोस्तों 2s है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ऐसा कुछ है। थोड़ा सा चलो खैर ले लेते हैं। अब जरा देखिए, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन है, इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन है। तो क्या होगा दोस्तों, इसको ये रिपेल करेगा, इस पर इसका रिपल्सन लगेगा, ये भी इसे रिपेल करेगा। ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, ये भी रिपल्सन फोर्स मारेगा इस पर और अदर रिपल्सन फोर्सेस लगेंगे। ऐसा नहीं लगेगा, मैं थोड़ा सा बच रहा हूं जिससे जो ज्यादा एरो ना हो जाए। ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो दोस्तों अगर ये nth सेल है तो ये n-1 सेल हो जाएगा। अगर ये वाला सेल, ये nth सेल है तो ये जो फर्स्ट है ये n-1 सेल हो जाएगा। दोस्तों आप जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, केवल इस इलेक्ट्रॉन को अंडर कंसिडरेशन लिया, अंडर कंसिडरेशन लिया हमने। जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसे तो नहीं लिया। तो देखो NsNp 0.35 का कंट्रीब्यूशन देता है, तो ये 0.35 का कंट्रीब्यूशन देगा। n-1 0.85 का देता है, तो ये कितने का देगा, ये 2 × 0.85 का देगा। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई, 2 × 0.85 और प्लस 0.35 हो गई। इसका मतलब 1.70 प्लस 0.35 हो गई। तो इसका मतलब 5 और 2.05 हो गई। अब दोस्तों इतने प्रोटॉन्स वेस्टेज में चले गए, प्रोटॉन्स वेंट टू वेस्टेज में चले गए। कहां, अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो Z स्ट्रिक्ट, Z माइनस सिग्मा
4 माइनस 2.05, तो ये दोस्तों 1.95, यानी कि ये 1.95 प्रोटॉन्स के अट्रैक्शन को ही फील करेगा। यानी कि न्यूक्लियस इतना परेशान हो गया है, मदर इतनी परेशान हो गई है कि केवल 1.95 प्रोटॉन्स के अट्रैक्शन को ही इस पर अप्लाई कर पाएगी। उसके 2.05 प्रोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन में बर्बाद हो गए। दोस्तों ये 3 रूल मैंने आपको बताए। अब आपको एक एग्जांपल में NDNF वाला भी कराता हूं, एक एग्जांपल में NDNF का भी कराता हूं। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे मैं उससे पहले रूल नंबर 4 भी लिख देता हूं, उससे पहले मैं रूल नंबर 4 भी लिख देता हूं, जिससे आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। क्या है? इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट्स नथिंग टू सिग्मा। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन से अवे है, दूर है, तो फिर वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। एक रूल 5 भी है, तो रूल 5 भी मैं लिख देता हूं, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये क्या कहता है? आफ्टर ड्राइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन by using N+L rule and Hund's rule, make groups as given below। आपको ग्रुप बनाने चाहिए। कैसे? 1s का एक ग्रुप, 2s 2p का एक ग्रुप, 2s 2p का एक ग्रुप, फिर 3s 3p का एक ग्रुप, 3d का अगला ग्रुप, 4s 4p का एक ग्रुप, 4d 4f का एक ग्रुप, 5s 5p का एक ग्रुप, 5d 5f का एक ग्रुप। तो दोस्तों बात सारी क्या है? बात डिस्टेंस के बेस पर ग्रुप बना लेने हैं। बस कहानी इतनी है और कोई कहानी नहीं है। यानी ये रूल्स ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, ज्यादा परेशान करते नहीं है। बस ये जो टेबल है ये थोड़ा परेशान करती है, इसको मैं आपको समझा चुका हूं, और एक NDNF वाली जो है उसे मैं आपको समझा रहा हूं। इस टेबल को मैं रब कर दूं, फिर आपको आगे लेकर के चलते हैं। इसको भी मैं रब कर रहा हूं क्योंकि आपने नोट कर ही लिया होगा। तो NDNF की टेबल को मैं एक बार फिर बनाता हूं, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो NDNF वाली टेबल, NDNF इलेक्ट्रॉन जो है उसकी टेबल में फिर ड्रॉ कर देता हूं कि जो NDNF वाले हैं वो किस तरीके से चलेंगे, उनका सिस्टम क्या होगा, उसे ड्रॉ कर देता हूं दोस्तों। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन टाइप है, ये NDNF है, और यहां पर लोअर देन NDNF है। यहां पर कंट्रीब्यूशन में लिख चुका हूं इसलिए ज्यादा कुछ नहीं, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टू सिग्मा। यहां पर दोस्तों 0.35, उसके बाद डायरेक्ट 1 है। अब एक एग्जांपल लेते हैं
क्या स्कैंडियम को देखते हैं। किसे देखते हैं? स्कैंडियम को। तो स्कैंडियम 21 में जेड एस्टिक फॉर 3D इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्वेश्चन है। दोस्तों स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d1। दोस्तों ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर दोस्तों 3d1 और फिर दोस्तों 4s2। तो देखो दोस्तों, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अवे फ्रॉम कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये कहां है? अवे फ्रॉम कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन है। कहां है? अवे फ्रॉम कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि रीजन ये है, कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, ये कंसीडर्ड है, तो कंसीडर्ड से अवे तो ये हो गया। तो इसीलिए इसके लिए कंट्रीब्यूट्स नथिंग टू सिग्मा, नथिंग टू सिग्मा। इसका सिग्मा में कोई कंट्रीब्यूशन किसी भी हालत में नहीं रहेगा। अब कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता, तो ये कंट्रीब्यूट्स नथिंग टू सिग्मा, ये भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता। एंटी एनएफ के लोअर जितने भी हैं उनका सबका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो 18 इंटू 1 18 आ गया। एंटी एनएफ के नीचे जितने भी हैं सबका 18 होता है। ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से, एंटी एनएफ के नीचे जितने भी सबका 1 होता है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18 हो गए ना। एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 1, तो 18 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 18 इंटू 1 18 हो गया। यही सिग्मा की वैल्यू आ गई। जेड एस्ट्रिक्ट जेड माइनस सिग्मा, तो 21 माइनस 18। दोस्तों ये जो 18 प्रोटॉन्स थे, these protons went in wastage in कहां गए? वेस्टेज अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। केवल इतने प्रोटॉन्स, only these protons will apply attraction on considered electron, that is 3D इलेक्ट्रॉन। देखिए कितने वेस्टेज में चले गए, कितने बर्बादी में खत्म हो गए। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। कितने बर्बादी में खत्म हो गए? बहुत सारे बर्बादी में खत्म हो गए। चलिए अब दोस्तों यहां पर क्वेश्चन में चेंज करता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं। यहां पर टाइटेनियम कर देता हूं, 22 कर देता हूं। तो यहां पर टाइटेनियम 22 और यहां पर 2 आ जाएगा। यहां पर 2 आ गया, 2। अब जरा देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूं
तो इसमें ऑर्बिटल्स 1 2 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं एक को इसे अंडर कंसिडरेशन ले लूं, अंडर कंसिडरेशन, तो ये तो बच गया ना। ये कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 0.35 का कंट्रीब्यूशन देगा, क्योंकि ये NDNF में है इसलिए 0.35 का देगा। तो सिग्मा की वैल्यू जो अब आएगी दोस्तों, सिग्मा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 18 प्लस 0.35, 18.35 आएगी। अब दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, जेड एस्ट्रिक, जेड माइनस सिग्मा यानी कि 22 माइनस 18.35, जो ये प्रोटॉन्स थे ये वेस्टेज हो गए, वेस्टेज इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, यानी कि जो मदर है उसका काफी पार्ट वेस्टेज में चला गया, वेस्टेज में बहुत सारा चला गया। दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से NS और NP के लिए आप जेड एस्ट्रिक की वैल्यू निकालेंगे और किस तरीके से ND और NF के लिए जेड एस्ट्रिक की वैल्यू निकालेंगे। आप देख रहे होंगे कि काफी सारे प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन में बर्बाद हो जाते हैं, वेस्टेज हो जाते हैं, कूड़ा करकट बन जाते हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन में। दोस्तों अगर आप अपने घर में भाई बहन हो तो झगड़ा मत करो, अदरवाइज आपकी मम्मी का बहुत सारा जो पोटेंशियल है वो वेस्टेज में चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।